नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अपन ऑब्स एंड गायनी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फ्रेंड्स अपन 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए साथ ही साथ आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल इज द टिपिकल ऑफ इंट्राडक्टल पैपिलोमा, फाइब्रोएडिनोमा, फिलेरिया, मेस्टाइटिस एंड द पैगेट डिसीज ऑफ द निप्पल। ठीक है, तो ये सिम्टम हमको किस में देखने को मिलेगा? इंट्राडक्टल पैपिलोमा में। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल, ठीक है, तो ये है इंट्राडक्टल पैपिलोमा में। चलिए इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ फाइब्रोएडिनोमा, फाइलेरियल मेस्टाइटिस एंड द पैगेट डिसीज ऑफ द निपल, ये सभी के बारे में 1 बाय 1 करके जानेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन इंट्राडक्टल पैपिलोमा क्या है। इंट्राडक्टल पैपिलोमा आर बेनाइन नॉन कैंसरस है। ठीक है, बेनाइन नॉन कैंसरस warts like a tumor that grow within the milk duct of the breast. They are made up of gland tissue along with the fibroid tissue and the blood vessels. ठीक है, जिसके अपन called the fibrovascular tissue भी कहते हैं। किससे से बना होता है? gland tissue along with fibroid tissue and blood vessels से। ठीक है, इंट्राडक्टल पैपिलोमा इज ए क्या है? बेनाइन एंड नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है, तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू अपन देख सकते हैं। फाइब्रोएडिनोमा हमको दिखाई दे रहा है, ब्रेस्ट में लोब्यूल्स हैं, मिल्क डक्ट हैं, स्किन है, फैटी टिश्यू है एंड द मसल्स है। ठीक है, तो डायग्राम के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। इंट्राडक्टल पैपिलोमा, डक्टल पैपिलोमा कॉजेज ए ब्लड स्टेन डिस्चार्ज। द साइटोलॉजी ऑफ डिस्चार्ज, मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड लोकेट द लीजन. Ductoscopy confirm the nature of the lesion. It can turn a malignant and require a excision. ठीक है, साइटोलॉजी ऑफ डिस्चार्ज, मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी से अपन लोकेशन को पता कर सकते हैं। डक्टोस्कोपी कंफर्म कर देता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है एंड कैन टर्न ए मैलिग्नेंट एंड रिक्वायर एक्सीजन। आगे देखते हैं इसके बारे में। इंट्राडक्टल पैपिलोमा ऑफ द ब्रेस्ट आर बेनाइन लीजन विथ एन इंसिडेंस ऑफ approximately 2 to 3% of most common causes of blood nipple discharge in women age of 20 to 40, and they generally do not show up on mammography due to their small size. So that the next step is the treatment would be a galactogram. ठीक है, गैलेक्टोग्राम के द्वारा फिर अपन पता करते हैं। कई बार मेमोग्राफी में साइज़ छोटी होने की वजह से हमको ये दिखाई नहीं देता है, तो गैलेक्टोग्राम के द्वारा आप इसको पता करते हैं। Galactogram to guide the subsequent biopsy. The massage are often too small to be palpated or felt. ठीक है, हमपन को फेल्ट होने लगता है। A galactogram is there for the necessary to rule out the lesion. Excision is sometime performed. Microdactomy, removal of the breast duct is the treatment of choice. ठीक है, यदि कंडीशन ख़राब हो गई हो या मैलिग्नेंसी की ओर जा रही हो या उसमें मास इंक्रीज़ हो गया हो साइज़ में, तो फिर उसको एक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फाइब्रोएडिनोमा। ठीक है, पहला था इंट्राडक्टल पैपिलोमा, नेक्स्ट है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या है? फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज ए बेनाइन ट्यूमर. लम्प आर इजिली मूवेबल अंडर द स्किन, फर्म, पेनलेस एंड द रबरी ऑन द palpation. No discharge from the nipple. फाइब्रोएडिनोमा आर समटाइम्स कॉल्ड द ब्रेस्ट माइस या ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं अपन इसे। इट इज़ ए ब्रेस्ट माउस ओइंग टू देयर हाई मोबिलिटी इन द ब्रेस्ट. फाइब्रोएडिनोमा इज यूजुअली डायग्नोज थ्रू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी एंड ऑफन ए नीडल बायोप्सी सैंपल ऑफ द लम्प। ठीक है, ये क्या है? मूवेबल अंडर द स्किन, फर्म रहती है, पेनलेस रहती है, रबरी रहती है, साथ ही साथ बेनाइन रहती है। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट नहीं है ये, इसमें कोई डिस्चार्ज नहीं होता है, रबरी ऑन पैल्पेशन है। ठीक है, तो ये सारे इसमें सिम्टम है और कॉमनली आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो चलिए इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं अपन? एग्जामिनेशन के थ्रू
अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी एंड नीडल बायोप्सी के थ्रू इसको अपन डायग्नोज करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन फाइलेरियल मेस्टाइटिस। ठीक है, एक्यूट फाइलेरियल मेस्टाइटिस इज ए सेकेंड कॉमन फाइलेरिसिस इन द फीमेल नेक्स्ट टू फाइलेरिसिस ऑफ द लिम्ब। ठीक है, फाइलेरिसिस जनरली अपन ने लिम्ब में देखा है, लेकिन ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉजेज है फीमेल्स में इन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अपन नॉर्मली मेल्स डू नॉट सफ़र फ्रॉम फाइलेरियल मेस्टाइटिस। एक्यूट फाइलेरियल मेस्टाइटिस इज ए कॉमन इन एज ऑफ 25 to 40 years and very rare after the age of 70 years. As well as atrophic breast, it is presented with the pain। ठीक है, ये फीमेल्स में जनरली देखने को मिलता है, मेल्स में ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। जनरली किस एज में देखने को मिलता है? ये 20 to 40 ईयर्स फीमेल्स में देखने को मिलता है। ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है हमको? पेन, फीवर, डिस्कम्फर्ट इन ब्रेस्ट एंड एक्जिला ऑफ सेम साइड। As soon as the infection become localized due to treatment or due to body immune response, fever subside and breast start swelling। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें? पेन, फीवर, डिस्कम्फर्ट इन ब्रेस्ट एंड द एक्जिला ऑफ सेम साइड। इन्फेक्शन बिकम localized due to treatment or due to body immune response, fever subside and the breast start swelling। The upper and outer quadrant is more prone to suffer due to मोर कॉमन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। ठीक है, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट में हमको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू रहते हैं। द निपल एरियोला एंड द स्किन ऑफ द ब्रेस्ट में बी ए इडिमेटस एंड द कंजेस्टेड। देयर आर मे बी ए डिम्पलिंग ऑफ द स्किन ड्यू टू द लिम्फेटिक इडिमा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स पैगर्ट डिसीज ऑफ द निपल। ठीक है, इंटरडक्टल पैपिलोमा देख लिया अपन ने, पैगर्ट और क्या फाइब्रोएडिनोमा देख लिए एंड द फाइलेरियल मेस्टाइटिस। अब है पैगर्ट डिसीज ऑफ द निपल। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग सभी लोग अच्छे से जानते ही होंगे। पैगर्ट डिसीज ऑफ द ब्रेस्ट और निपल इज ए मैलिग्नेंट कंडीशन दैट आउटवर्डली प्रेजेंट एज ए एक्जिमा इन्वॉल्विंग द निपल ऑफ द ब्रेस्ट। द कंडीशन इज ए अनकॉमन डिसीज अकाउंटिंग फॉर 1 to 4.3% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये मैलिग्नेंट होती है, मीन से कैंसरस होती है। ठीक है, ये क्या किसको इन्वॉल्व करती है? निपल ऑफ द ब्रेस्ट को। ठीक है, और कितने रहते हैं इसमें? अनकॉमन डिसीज़ है ये 1.1 से लेकर के 4.3% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर एंड वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द सर जेम्स पैगर्ट्स इन द 1874 में सबसे पहले ये डायग्नोस हुआ था, इसीलिए इसका नाम पैगर्ट डिसीज़ पड़ा है ये। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी थ्योरी, ductal carcinoma in situ cells migrate into the lactiferous sinus and the nipple skins. Cancer cell disturb the normal epithelial barrier and the extracellular fluid accumulates on the surface of the skin, resulting in the crusting of the areola. Diagnostic investigation include mammogram and the biopsy. However, the cytopathology may be helpful. पैगर्ट डिसीज is difficult to diagnose due to its resemblance to the dermatitis and eczema से रिसेंबल करती है, इसलिए इसको डायग्नोज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। एक्जिमा टेंड टू अफेक्ट द एरियोला फर्स्ट एंड देन द निपल वेयर द पैगर्ट स्प्रेड फ्रॉम द निपल। चलिए अब इसके साइन एंड सिम्टम जानते हैं क्या क्या होते हैं पैगर्ट डिसीज़ में। ईचिंग, टिंगलिंग और रेडनेस इन द निपल एंड द एरियोला, फ्लैकिंग, क्रस्टिंग और थिकनेस स्किन ऑन अराउंड द निपल, a flattened nipple, discharge from the nipple that may be yellowish or bloody। Next question friend, question number 7। After the hysterectomy for the fibroid uterus, woman has a recurrent urinary retention। Most possible causes is, ठीक है, आफ्टर द हिस्टेक्टोमी ऑफ फाइब्राइड यूट्रस। ठीक है, फाइब्राइड यूट्रस की वजह से यदि अपन यूट्रस को ऑपरेट करके बाहर निकाल देते हैं तो फीमेल्स में यदि रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसके मेन कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से उसको रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? एट्रोफिक एंड स्टोनिक यूरेथ्रा, लंबर डिस्क प्रोलैप्स, इंजुरी टू ब्लैडर नेक एंड इंजुरी टू द हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, तो इन सब में से कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फीमेल्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है? तो इसका मेन कॉजेज़ है इंजरी टू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सी। ठीक है, इस नर्व की इंजरी हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए 1 by 1 सभी को अपन जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या होती है।
सबसे पहले जानते हैं इंजुरी टू हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सी के बारे में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस इज ए पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। इंजुरी इज ए कॉमनली नोन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ pelvic सर्जरीज। डैमेज टू द प्लेक्सिस कैन लीड टू ए यूरिनरी डिसफंक्शन, especially urinary incontinence. The bladder may be non-compliant with the fixed external sphincter tone. ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू अपन लोग समझ सकते हैं। इसमें पेल्विक रीजन का पूरा नर्व सप्लाई दिया गया है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस दिया गया है, फिर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व दिया गया है। ठीक है, और भी है सैक्रल प्लेक्सिस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। तो इन्हीं हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस में ही यदि इंजरी हो जाती है तो फीमेल्स में रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोग को ब्लैडर दिखाई दे रहा होगा, प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट तो फीमेल्स में नहीं होते हैं, लेकिन एक कॉमन पिक्चर है फ्रेंड, जिसमें कि अपन को इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस देखना है मेन डायग्राम में हमको। ठीक है, पेल्विक नर्व है और ही सैक्रल सिंपैथेटिक चेन है। तो ये पूरी नर्व सप्लाई दिखाई गई है पेल्विक रीजन में। तो ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, ठीक है, इसमें इंजरी हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप लोग, यूट्रस दिखाई दे रहा है, उसके नीचे है रेक्टम, यूरिनरी ब्रांचेस हैं, उसके बाद इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, येलो कलर में है सेंटर में। उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, जिसे कि अपन T10 से L2 है। पेल्विक स्प्लेनिक नर्व है, पैरासिम्पैथेटिक H2, 3 and 4। ब्लैडर ब्रांचेस हैं एंड द ब्लैडर है। तो इस तरह से इस डायग्राम के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सी में इंजरी हो जाने की वजह से रिकरेंट यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए अब 1 by 1 अपन जानते हैं एट्रोफिक एंड स्टोनिक यूरेथ्रा के बारे में, लंबर डिस्क प्रोलैप्स एंड द इंजरी टू द ब्लैडर नेक। ठीक है, ये सारे कॉजेज़ भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एट्रोफिक एंड स्टोनिक यूरेथ्रा। ठीक है, एट्रोफिक यूरेथ्राइटिस एंड पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। ठीक है, ये प्रॉब्लम किस में देखने को मिलती है? पेरीमेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। मेनोपॉज कैन अकर्स इफ द ओवरीज आर रिमूव्ड। इट इज़ characterized by the frequency, urgency, urge incontinence, nocturia, dysuria and the dyspareunia। ठीक है, मेनोपॉज किस वजह से होती है? यदि आपकी ओवरी को रिमूव कर दिया गया हो ऑपरेट करके, तो इसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, यूट्रस ओवरी ऑपरेट कर दिए जाते हैं किसी रीज़न की वजह से। ठीक है, मेंसेस के रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फाइब्राइड ऑफ यूट्रस हो, और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं रिमूव करने के। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, अर्जेंसी, अर्ज इनकंटिनेंस, नॉक्चूरिया, डाइसूरिया एंड द डिस्पेरोनिया। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ यूरेथ्रा इज ए inelastic and hyperemic. The mucosa is atrophic and bleed easily. Vaginal palpation reveals a tender urethra. Senile urethritis is frequently accompanied by eversion of urethral mucosa and by senile vaginitis. नेक्स्ट कॉजेज क्या दिया था इसमें? लंबर डिस्क प्रोलैप्स। डिस्क प्रोलैप्स इज बाय फॉर द मोस्ट पॉपुलर एंड द कॉमन कॉजेज ऑफ सैटिका। नेक्स्ट कॉजेज क्या दिया था फ्रेंड इसमें? इंजरी टू ब्लैडर नेक। ठीक है, ब्लैडर नेक में इंजरी हो जाने की वजह से क्या? रिकरेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम देखी जाती है। द ब्लैडर नेक इज एट मोस्ट रिस्क ड्यूरिंग द वजाइनल हिस्टेक्टोमी। ठीक है, वहीं पर रहता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है हिस्टेक्टोमी करने के टाइम पे, तो कहीं ब्लैडर नेक इंजरी ना हो जाए या कट ना हो जाए। और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज ऑफ द इंटीरियर वजाइनल वॉल। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ urethral injuries are at the pelvic brim, near the infundibulum pelvis, ligament and deeper in the pelvis. At it occurs by the uterosacral ligaments under the uterine artery approaching the cardinal ligament। ठीक है, तो अपन ने इस तरह से सारे टॉपिक को कवर कर लिए हैं। थोड़ा बहुत आप लोग को क्लियर हो गया होगा इन सब के बारे में। ठीक है, माइंड में रखिएगा सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8। What type of abnormal bleeding is associated with endometriosis? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? मेनोरेजिया, एनोवुलेटरी ब्लीडिंग, एमेनोरिया एंड द हाइपरमेनोरिया, मेट्रोरेजिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेनोरेजिया। तो चलिए सबको 1 by 1 जानते हैं इसके बारे में।
In case of endometriosis, symptoms vary according to the site and do not correlate to extent of the disease. The classic symptom complex include dysmenorrhea, dyspareunia, मेनोरेजिया एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस में हमको ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं, डिसमेनोरिया, डिस्पेरोनिया, मेनोरेजिया एंड द इनफर्टिलिटी। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपन मेनोरेजिया के बारे में। मेनोरेजिया, ब्लीडिंग मोर देन 7 डेज इज एबनॉर्मल मेनोरेजिया। ठीक है, यदि ब्लीडिंग 7 डेज से अधिक हो रहा हो तो उसे अपन मेनोरेजिया कहेंगे। मेनोरेजिया जिसे कि अपन हाइपरमेनोरिया भी कहते हैं, इज प्रोलॉन्ग मोर देन 7 डेज और एक्सेसिव ग्रेटर देन 80 ml यूटेराइन ब्लीडिंग अकरिंग एट द रेगुलर इंटरवल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 7 डेज में आपके ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, 7 डेज से भी अधिक हो रही हो, साथ ही साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, 80 ml से भी अधिक हो रही हो, तो उस कंडीशन को अपन मेनोरेजिया कहेंगे। इन नॉर्मल वुमन द एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 28 डेज प्लस माइनस 7 डेज होता है एंड द मीन ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज 4 डेज प्लस माइनस 2 डेज। ठीक है, 4 डेज नॉर्मल होता है, उसमें प्लस माइनस 2 डेज आगे पीछे भी हो सकता है। एंड द एवरेज ब्लड लॉस कितना होता है 35 to 80 ml। लेकिन यदि इसमें ब्लीडिंग 80 ml से अधिक हो और मोर देन 7 डेज हो तो उस कंडीशन को अपन मेनोरेजिया कहेंगे। फ्यू वुमेन विथ नॉर्मल मेंसेस ब्लीड मोर देन 7 डेज। कई फीमेल्स की ये साइकिल रेगुलर रहती है तो इसको अपन मेनोरेजिया के अंतर्गत नहीं लाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको ये 7 डेज से अधिक या 7 डेज मेंस्ट्रुएशन की देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में उसको अपन एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। लेकिन किसी का 4 डेज नॉर्मली चलता हो और उसके बाद अगर 7 डेज हो या उससे अधिक हो तो उस कंडीशन को इसके अंतर्गत लेंगे अपन। ये मेनोरेजिया के कॉजेज़ के बारे में जानते हैं, किस कारण से मेनोरेजिया की प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो पेशेंट को, एक्सीडेंट ऑफ प्रेगनेंसी हो, मैलिग्नेंसी ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट हो, साथ ही साथ इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो, तो उसमें मेनोरेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो चलिए 1 by 1 सभी को जानते हैं अपन। तो सबसे पहला कॉज है फ्रेंड्स डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, जिसमें कि फैक्टर 11 डेफिशिएंसी इन एल्डोसिएंट विथ एक्सेसिव इरेगुलर ब्लीडिंग, आईटीपी, ल्यूकेमिया, इट्रोजेनिक एंटीकोगुलेशन थेरेपी दे करके इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड कोगुलेशन की डिसीज़ हो किसी को, जिसे कि अपन वॉन विल्ब्रन डिसीज़ भी कहते हैं, फैक्टर 11 डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है किसी फीमेल्स को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो तो ये कॉमनली हमको ये सिम्टम हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलेगा कि इज फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ मेनोरेजिया एज वेल एज द इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, मेनोरेजिया की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड। ठीक है, मेंसेस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि साइकिल में। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुड बी मेजर्ड इन वुमन विद द मेनोरेजिया ऑफ अनडिटरमाइंड ऑरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सीडेंट ऑफ प्रेगनेंसी। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर डिसीज एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी। ठीक है, एबॉर्शन हो गया हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो, ट्रोपोप्लास्टिक डिसीज़ हो, तो इस कंडीशन में भी हमको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मैलिग्नेंसी ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट। इंडोमेट्रियल एंड सर्वाइकल कैंसर में प्रेजेंट एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग। लेस कॉमनली वजाइनल, वल्वुलर एंड फैलोपियन ट्यूब कैंसर में प्रोड्यूस एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर्स एग्जाम्पल ग्रेनुलोसा, थिका सेल ट्यूमर में प्रेजेंट विद एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है जिसकी वजह से हमको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेन कॉजेज़ क्या क्या है, सर्वाइकल कैंसर हो, इंडोमेट्रियल, ठीक है, और उसके बाद लेस कॉमनली वजाइनल, वल्वुलर एंड फैलोपियन ट्यूब कैंसर में प्रोड्यूस एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ओवेरियन ट्यूमर, ग्रेनुलोसा, थिका सेल ट्यूमर में प्रेजेंट विद एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट है इंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट कॉजेज है फ्रेंड एंडोमेट्रियोसिस। Endometriosis may also cause abnormal bleeding and frequently present as a premenstrual spotting, anatomic uterine abnormality such as submucosa, myoma, endometrial polyps, and the adenomyosis. Frequently produce a symptom of prolonged and excessive regular uterine bleeding. ठीक है, ये सारी कंडीशन एक्सेसिव एंड प्रोलॉन्ग यूटेराइन ब्लीडिंग कॉज करेंगी। ठीक है, कौन कौन सी होंगे इंडोमेट्रियोसिस में,
इंडोमेट्रियल पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, ये सिम्टम प्रोड्यूस करेंगे। इंडोमेट्रियोसिस में प्रेजेंट एज ए प्रोलॉन्ग मेंसेस, तो द एपिसोडिक इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड स्पॉटिंग इज ए मोर कॉमन सिम्टम। ठीक है, इंडोमेट्रियोसिस में ये सिम्टम मोर कॉमनली देखने को मिलेगा हमको, प्रोलॉन्ग एंड एक्सेसिव, एंड साथ ही साथ एपिसोडिक इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि इंडोमेट्रियल पॉलिप हो गया हो, एडिनोमायोसिस हो, ठीक है, तो उसमें भी हमको ये प्रोलॉन्ग एंड एक्सेसिव रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पहले फ्रेंड्स अपन ने मेनोरेजिया के बारे में जान लिए। प्रोलॉन्ग एंड एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग हो या मेंसेस की हो तो उस कंडीशन को अपन मेनोरेजिया कहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एनओवुलेटरी ब्लीडिंग। ठीक है, एनओवुलेटरी ब्लीडिंग या इरेगुलर ब्लीडिंग, irregularly ovulating woman, there is a pattern of estrogen and progesterone stimulation and withdrawal in women with anovulation, disorganized and unpredictable pattern of hormone production lead to irregular menstrual bleeding। ठीक है, किसी फीमेल में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से उसमें क्या होता है, एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है हमको। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, हार्मोन रेगुलरली और सही उसमें नहीं होता है प्रोड्यूस बॉडी में, जिसकी वजह से हमको एनओवुलेटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, ठीक है, जिसे अपन डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग भी कहते हैं। द एनओवुलेटरी वुमन इज ऑलवेज इन द फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल। ठीक है, फॉलिकुलर फेज तो ज़रूर होता है उनमें, लेकिन एग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, एग डेवलप ही नहीं हो पाता है। देयर इज़ ए नो ल्यूटियल फेज। ठीक है, ल्यूटियल फेज होता ही नहीं, बिकॉज ऑफ द ओवुलेशन डज नॉट अकर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, जिसमें कि फॉलिकल का ग्रोथ होता है। एंड ल्यूटियल फेज में क्या होता है, अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ओवम का डेवलपमेंट होता है, या फिर 14 डेज़ में, नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज़ बिफोर क्या होता है, एग रिलीज़ होता है, तो इसे अपन ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो इस ल्यूटियल फेज में क्या एग रिलीज़ ही नहीं होता है, जिसे कि अपन एनओवुलेटरी साइकिल कहते हैं। देयर इज़ ए नो ल्यूटियल फेज बिकॉज ऑफ ओवुलेशन डज नॉट अकर। ओवुलेशन होगा ही नहीं क्योंकि उसमें एग बना ही नहीं है। ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से नो ल्यूटियल फेज बिकॉज ऑफ द ओवुलेशन डज नॉट अकर, and the end result is constant estrogen stimulation and increasing the proliferation of the endometrium. There is a no luteal phase because the ovulation does not occur. The end result is constant estrogen stimulation and increasing the proliferation of the endometrium. Over time, the endometrium thicken and become a fragile without the support of progesterone to organize and stabilize it. The endometrium begin to break down and the bleed. ठीक है, इसमें एस्ट्रोजन वर्क करने लग जाती है क्योंकि ओवुलेशन होता ही नहीं है, और जो सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वर्क करती है वो वर्क ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यूट्रस में एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ती है, उसके बाद फिर उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। द टिश्यू लॉस इज सुपरफिशियल एंड डज नॉट रीच द बेसल एंडोमेट्रियल लेयर। ठीक है, ऊपरी टिश्यू में सुपरफिशियल लेयर में ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, बेसल लेयर तक नहीं पहुँच पाएगी। Vasoconstriction of the basal and myometrial vessels does not occur, leading to continued bleeding. Alteration in the endometrial prostaglandin synthesis and the balance also result in the less vasoconstriction and the more blood loss. अब इसके कॉमन कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं, एनओवुलेटरी ब्लीडिंग के बारे में। एनओवुलेटरी ब्लीडिंग इन द मोस्ट वुमन हिस्ट्री कैन स्टेबलाइज द डायग्नोसिस। Women with infrequent, unpredictable, irregular bleeding that varies in amount, duration and the character are most likely having an ovulatory bleeding। ठीक है, कई वुमेंस में ये सिम्टम को देखने को मिलते हैं। विथ इनफ्रीक्वेंट है, अनप्रिडिक्टेबल, irregular bleeding that varies in the amount of duration and the character are mostly likely to having an ovulatory bleeding। Anovulation is the most often observed in the teenagers, पेरीमेनोपॉजल वुमेंस, ओबेस वुमेंस एंड विथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमको ये कॉमनली देखने को मिलता है। किन में ज़्यादा देखने को मिलता है एनओवुलेशन? टीनेजर्स में, पेरीमेनोपॉजल वुमेंस में देखने को मिलता है, साथ ही साथ ओबेस वुमेन हो जो कि हेल्दी हो, मोटी हो, ठीक है, और साथ ही साथ जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो तो उनमें ये सिम्टम देखने को ज़्यादा मिलेगा। फर्स्ट क्या था फ्रेंड्स, मेनोरेजिया, सेकेंड था एनओवुलेटरी ब्लीडिंग। अब नेक्स्ट है एमेनोरिया। एमेनोरिया के बारे में जानते हैं।
एमेनोरिया क्या है? नो मेंस्ट्रुएशन फ्रॉम मोर देन 6 मंथ इन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। किसी वुमन को 6 मंथ से ज़्यादा हो गया हो, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ हो, मेंसेस नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन को अपन एमेनोरिया कहेंगे। प्राइमरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नेवर स्टार्टिंग, कॉजेज कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस। ठीक है, प्राइमरी कॉजेज क्या है? अगर मेंसेस नहीं होने के ड्यू टू कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस हो, और भी बहुत सारे कॉजेज रहते हैं इसके। सेकेंडरी कॉजेज क्या क्या हैं? डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 3 मंथ इन वुमन विथ प्रीवियसली नॉर्मल menstrual cycle, menstrual cycle ceasing often caused by hormonal disturbances from hypothalamus and the pituitary gland। ठीक है, सेकेंडरी एमेनोरिया किसके अंदर आएगा? जिसमें फीमेल्स को नॉर्मल menstrual cycle स्टार्टिंग में रेगुलर आ रहा हो, लेकिन किसी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से उसको मेंसेस सीज हो गए हो या स्टॉप हो गए हो। ठीक है, किस वजह से? हार्मोनल डिस्टर्बेंस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम सेकेंडरी एमेनोरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट कॉजेज क्या दिया था फ्रेंड इसमें? हाइपरमेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। पहला क्या था? मेनोरेजिया। सेकंड क्या था? एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग हो रही हो। थर्ड क्या था? एमेनोरिया। एंड फोर्थ है हाइपरमेनोरिया एंड मेट्रोरेजिया। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। मेट्रोरेजिया इज ए डिफाइंड एज ए इरेगुलर ब्लीडिंग एज ए ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, द अमाउंट बीइंग ए वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में नॉर्मली डेट फिक्स रहता है, उसमें 2 डेज प्लस माइनस कर सकते हैं अपन, लेकिन मेट्रोरेजिया में ऐसा डिफाइंड नहीं है। साथ ही साथ इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग होती है एंड द बिटवीन द पीरियड ही ब्लीडिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इसको अपन मेट्रोरेजिया के अंतर्गत लाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मेनोरेजिया में क्या हो रहा था? एक्सेसिव एंड लॉन्ग ब्लीडिंग हो रही थी उसमें, उसको मेनोरेजिया कहेंगे। मेट्रोरेजिया में क्या है? इरेगुलर ब्लीडिंग और ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आप लोग याद कर लीजिएगा या समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। और एमेनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंसेस या सीजेस ऑफ मेंसेस है। ठीक है, देखते हैं इसके कॉजेज क्या क्या हैं। मेट्रोरेजिया में बी ए साइन ऑफ एन अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। इंडोमेट्रियोसिस, यूटेराइन फाइब्राइड्स, लेस कॉमनली कैंसर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, मेट्रोरेजिया में कॉज सिग्निफिकेंट एनीमिया की प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इसमें इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, साथ ही साथ कभी भी हो जा रही है, तो ये एनीमिया की प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, इंडोमेट्रियोसिस हो, यूटेराइन फाइब्राइड की प्रॉब्लम हो। ठीक है, एंड लेस कॉमनली क्या हो? कैंसर ऑफ द यूट्रस हो। तो ये कॉजेज भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे पहले हमने क्या देखा था? मेट्रोरेजिया क्या है, हाइपरमेनोरिया क्या है। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेट्रोरेजिया में क्या था? इरेगुलर ब्लीडिंग और बिटवीन द पीरियड्स। ठीक है, बिटवीन द पीरियड्स में भी ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी। इसमें क्या? एबनॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन। चलिए इसके कॉजेज़ के बारे में जानते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, ओवेरियन डिस्फंक्शन की वजह से, यूटेराइन फाइब्राइड, पॉलिप्स, एडिनोमायोसिस, आईओडी, यूटेराइन कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इट्रोजेनिक एंटीकोगुलेंट, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ या थायराइड प्रॉब्लम एंड द इंडोमेट्रियोसिस की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाइपरमेनोरिया एंड मेनोरेजिया दोनों ही टर्म्स एक ही जैसा क्यों है। तो दोनों एक ही टर्म्स है फ्रेंड्स। मेनोरेजिया को भी अपन हाइपरमेनोरिया कहते हैं, उसमें भी एबनॉर्मली हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन रहता है। लेकिन यदि पेशेंट को हाइपरमेनोरेजिया के साथ साथ मेट्रोरेजिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिले, तो ये दोनों सिम्टम को मिला करके एक बनाया गया, जिसे कि अपन हाइपरमेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया दिया गया है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन यही दिया गया है। तो हाइपरमेनोरिया एंड मेनोरेजिया एक ही टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9। क्लॉटिंग फैक्टर विच इज़ ए नॉट इंक्रीज बाय प्रेगनेंसी इज फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 10 एंड फैक्टर 11। तो वो कौन सा फैक्टर है क्लॉटिंग फैक्टर जो कि प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज नहीं होती है? वो है फैक्टर 2 एंड फैक्टर 11। ठीक है, ये दोनों फैक्टर इसमें इंक्रीज नहीं होता है। राइट आंसर यही दोनों दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन। Normal pregnancy is associated with major changes in many aspects of hemostasis, all contributing to maintain the placental function during pregnancy and to prevent excessive bleeding in delivery। ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से हेल्प करती है। ठीक है, रोकती है। मोस्ट चेंजेस इन द ब्लड कोगुलेशन एंड द फाइब्रिनोलाइसिस क्रिएट ए स्टेट ऑफ हाइपरकोगुलेबिलिटी।
दिस फिनोमिना प्रोटेक्ट द वुमन फ्रॉम हेमरेज ड्यूरिंग डिलीवरी बट प्रिडिस्पोज टू हर टू thromboembolism both during pregnancy and in puerperium. The changes in the coagulation system in normal pregnancy are consistent with a continuing low-grade process of intravascular coagulation. चार्ट में अपन देख सकते हैं फैक्टर 2 है जिसे कि प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, फैक्टर 7 जिसे कि अपन स्टेबल फैक्टर, एंड नेक्स्ट है फैक्टर 10 एंड फैक्टर 11. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है. एंड फैक्टर 11 में भी कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है और डिक्रीज दिखाई दे रहा है, बाकी में रेज्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड. तो क्या हुआ राइट आंसर ऑप्शन ए एंड डी, ठीक है. ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेज्ड नहीं होते हैं ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर, बाकी फैक्टर 7 एंड फैक्टर 8 इंक्रीज होते हैं या रेज्ड होते हैं. क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 10. इन ए नॉर्मल ह्यूमन फीमेल द नंबर ऑफ ओसाइट इज द ग्रेटेस्ट एट इंट्रायूटेराइन लाइफ, बर्थ, प्यूबर्टी एंड द पीक रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है. तो नॉर्मल ह्यूमन फीमेल है, उसमें नंबर ऑफ ओसाइट किस समय ज़्यादा रहती है, वो रहती है इंट्रायूटेराइन लाइफ में. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन आगे. चेंजेस इन द नंबर ऑफ जर्म सेल इन द ह्यूमन ओवरी ओवर द लाइफ स्पान. In human embryo, the 1,000 or so oogonia divided rapidly from 2nd to 7th month of gestation to form the roughly 7 million germ cells. ठीक है. After the 7th month of embryonic development, however, the number of germ cells drop precipitously. Most oogonia die during this period, while the remaining oogonia enter the first meiotic division. These latter cells, called the primary oocytes, progress through the first meiotic prophase until the diplotan stage, at which point they are maintained until puberty. With the onset of adolescence, group of oocytes periodically resume meiosis. Thus, in the human females, the first part of meiosis begins in the embryo, and the signal to resume meiosis is not given until the roughly 12 years later. In fact, some oocytes are maintained in the meiotic prophase for nearly 50 years. ठीक है. And the figure primary oocyte continue to die even after the birth of the millions of primary oocyte present at birth. Only about 400 mature during a woman lifetime. चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन 28 years ओबेस फीमेल प्रेजेंटिंग विथ ओलिगोएमेनोरिया, हेरिटिज्म एंड द इनफर्टिलिटी. ठीक है. तो ये सिम्टम देख के आप लोग समझ गए होंगे कि फीमेल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है. इतनी सारी रीडिंग कर ली होगी आप लोग ऑब्स एंड गायनी के बारे में. तो ये प्रैक्टिकल पर्पज से क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है. इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो फीमेल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, क्रॉनिक पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, serous uterine myoma and the gonadal dysgenesis. So the right answer क्या है. राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओलिगोएमेनोरिया, हेरिटिज्म एंड द इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम पीसीओडी में हमको जनरली देखने को मिलता है. तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ आज के सारे क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर हो गए होंगे. सभी टॉपिक को अपन ने डिटेल में जानने की कोशिश की है फ्रेंड्स. अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.